अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। नया दिन रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। रमज़ान बरकत का महीना है, रहमतों का महीना है। ये एक ऐसा महीना है फैसल, जैसे कि हम कल बात भी कर रहे थे ना, कि इसमें अल्लाह ताला ने सवाब की सेल लगाई हुई है। यानी जो भी आप काम करेंगे उसका 70 गुना बढ़ा कर आपको दिया जाएगा। तो नेकियां करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि थ्रू आउट द ईयर हमारे पास नहीं होती। हम जब सेल लगती है हम भाग जाते हैं ना मॉल्स में। सो ये वो महीना है। इस महीने में अपने आप को हर तरह से तैयार रखें, लोगों की खुशियों में शामिल हो, इवन लोगों के गम बांटें और लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करें। और ये वो खुशियाँ हैं फैसल, और ये वो चीज़ें, इवन ये वो एक्सरसाइज है। हम फैसल भी यही बात करते आ रहे हैं, मैं भी यही बात करती आ रही हूँ कि प्लीज़ थ्रू आउट रमज़ान और उसके बाद पूरा साल इस एक्सरसाइज को जारी रखें। क्यों? क्योंकि यही वो महीना है, यही वो मुबारक घड़ियां हैं और यही वो सातें हैं कि जो पूरे साल के लिए आपकी समत का तयन कर सकती हैं। तो आज की हदीस पहले शामिल कर लेते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलना, दगाबाजी करना और जहालत की बातों को ना छोड़े तो अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे। यानी कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसकी बरकत से इंसान अपने आप को ज़ाहिरी गुनाहों के साथ साथ बातिनी गुनाहों से भी बचा सकता है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स बज़ाहिर खाना पीना तो छोड़ दे, लेकिन गुनाहों के कामों से अपने आप को ना बचाए, तो वो रोज़े का मकसद हासिल कर ही नहीं सकता। इसीलिए फरमाया गया है कि भूखे प्यासे रहने की अल्लाह पाक को कोई हाजत नहीं कि उसने हलाल चीज़ों को तो तर्क कर दिया, लेकिन जो हराम काम यानी कि झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, नमाज को क़ज़ा करना, बदनिगाही करना, लोगों को धोखा देना, लोगों की बुराइयां करना, इनसे अपने आप को अगर वो नहीं बचाता तो फिर सवाल ये है फैसल कि इस रोज़े का क्या फ़ायदा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने बजाय इनको बुरा समझने के अपना शार बना लिया है और कहते हैं कि छोटी सी तो बात है, लेकिन ये छोटी सी बात आपके लिए कितनी बड़ी बन सकती है आगे जाके, इसका अंदाज़ा नहीं। इसीलिए तो खुदा ताला ने ये मुबारक महीना उतारा है। तो आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती साकिब हुसैन साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब को हम वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया साहब तशरीफ़ लाने का। और इसके अलावा नात खां सफदर कलीम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बारगाह रिसालत में जो है वो सुनेंगे कलाम पाक। और इसके साथ साथ हमारे बहुत ही अजीज़, हमारे बहुत ही दिल के करीब और आजकल जो हो रहा है मुल्क में उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब भी हमें जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले क्यों ना सफदर भाई आपसे हम दरख्वास्त करें कि हदिया नात जो है वो पेश की जाए। जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं वहाँ मोहम्मद और आले मोहम्मद पे ज़रूर पढ़ दें। सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका मेरे आका का है आम मदीने में। नाकामियाँ होती हैं नाकाम मदीने में, नाकामियाँ होती हैं नाकाम मदीने में। और फिर क्यों ना वहीं जाकर हम लोग कहें नाते, फिर क्यों ना वहीं
होता है इल्हाम मदीने में, सुनते हैं कि होता है इल्हाम मदीने में। और बतौर खास शेर के, सो तो अली कह कर उठूं तो नबी कह कर, सो तो अली कह कर उठूं तो नबी कह कर, आगाज नजफ में हो अंजाम मदीने में, आगाज नजफ में हो अंजाम मदीने में। और रोज़े की ज़ियारत को मैं हज में बदल दूंगा, रोज़े की ज़ियारत को मैं हज में बदल दूंगा, बांधूंगा अकीदत का एहराम मदीने में, बांधूंगा अकीदत का एहराम मदीने में। और मक्का बतौर खास कि जिब्रील अगर दे दे पर अपने मुझे महशर, जिब्रील अगर दे दे पर अपने मुझे महशर, पर अपने मुझे महशर, हर सुबह नजफ में हो हर शाम मदीने में, हर सुबह नजफ में हो हर शाम मदीने सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत कलाम और इतनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह आवाज़, बेहद शुक्रिया। तो जनाब ये हुस्न है इस महीने का, और यही हम चाहते हैं कि हम मोहब्बतें बांटें, हम अपने आप को तैयार रखें। लेकिन जब अपने आप की तैयारी की बात आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस महीने में भी उस कामों से इज्तनाब नहीं करते जिसे सख्ती से मना किया गया है, सख्ती से उन कामों की मुमानियत है। इसमें बड़ी चीज़ है झूठ। जैसा कि फैसल ने कहा ना, इसको हम बहुत लाइटर ले लेते हैं कि कोई नहीं, छोटा सा तो झूठ बोला है, लेकिन ये जो छोटे छोटे झूठ होते हैं ना, इनका जब बड़ा सा पहाड़ बनता है तो यकीन करें कि वो फिर वो शर्मिंदगी और हजीमत है कि अगर हम समझें तो हम अपने खुदा ताला के सामने भी खड़े नहीं हो सकते। मुफ्ती साकिब हुसैन साहब भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल बहुत छोटा है, लेकिन यकीनन जो समझते हैं ना कि झूठ तो बहुत छोटी सी चीज़ है, क्या हो जाएगा, तो सवाल भी ऐसा है कि लोगों में इतनी सेंस क्यों नहीं है कि जो झूठ बोलना है ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ तो ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत है। अब आप देखिए कि आम दिनों में जो आदत होती है, रमज़ान शरीफ में भी वही आदत होती है, यानी झूठ बोलने की, धोखा देने की, बोझ रखने की और दीगर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हैं, इसको मुल्हिकात कहते हैं। वही चीज़ रमज़ान शरीफ में भी होती है। अब रमज़ान शरीफ में जो फ़ज़ाइल का जब हम बाब खोलते हैं ना,
कि एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, तो गुनाह का भी दरवाज़ा 70 गुना खुल जाता है। अगर एक दफ़ा झूठ बोल दिया तो वो 70 गुना जो है उसका झूठ है, यानी उसने 70 मरतबा झूठ बोला है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर जो है झूठ, जैसे हमारी बहन ने कहा बदनिगाही और दीगर इस तरह के जो गुनाह हैं ये खवास के हैं, यानी अगर खवास इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखें तो ये रोज़ा खवास का कहलाएगा। अवामुन्नास तो इसका ख्याल ही नहीं करती। अवामुन्नास तो बिल्कुल आज़ाद होती है और उनका जो है मामला इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन झूठ जो है, जैसे कि हमारी बहन ने कहा झूठ के मामले में, तो झूठ तो उसके मुंह से ऐसी क़यामत के दिन बदबू आएगी कि अहले महशर भी जो है पनाह मांगेंगे कि इसने क्या कहा है, इसने क्या मुँह से बोला है। और फिर जब अल्लाह की लानत हो, फ़रिश्तों की लानत हो, अम्बिया की लानत हो, फ़रिश्तों की, पूरी कायनात की जब लानत हो, तो फिर ऐसा शख्स जो झूठ बोलता हो तो उसकी बात की तस्दीक क्या की जाएगी? झूठे की कभी तस्दीक भी नहीं की जाएगी, उसकी सज़ा भी यही है। तो इसलिए झूठ से तो बचना ही चाहिए, दीगर गुनाहों से बचना चाहिए, लेकिन झूठ जो है वो इंसान के वक़ार को ख़राब कर देता है। और बज़ाहिर ऐसा होता है कि झूठ बोल के जान बच जाएगी, हम जो है अगर झूठ बोल देंगे तो हमारी जान बच जाएगी, थोड़ा हमारी जो है वो हम अमन में आ जाएंगे। वो अमन नहीं होता, बज़ाहिर अमन होता है वो, लेकिन हकीकत में वो जो है शैतान का ऐसा बड़ा जाल होता है कि वो जहन्नम के अंदर उठा के फेंक देता है। इसलिए झूठ से तो बहुत बचना चाहिए, बेशक बचना चाहिए। और हम चाहे किसी भी कैपेसिटी में हों, हम अगर मिंबर पे बैठे हों, हम अगर मस्जिद में बैठे हों, हम अगर अपने दफातर में हों, या फिर हम मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना हो, तो हर मामले में हमें दरोग गोई और झूठ से परहेज़ करना चाहिए। फ़ारूक सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद है। और वही इससे पहले मैं आपके डेली रूटीन तो बाद में पूछूंगा, कहाँ आजकल आप गायब हैं और किसी मसलहत के तहत तो नहीं है, लेकिन इस मौजू को ही अगर कंटिन्यू करें, हमारे यहाँ एक चीज़ आम कर दी गई है कि अगर सियासत करनी है तो ये तो हमारा सियासी बयान, इसको ठीक ना लिया जाए। ये किस कदर ख़राब बात हो चुकी है कि लोग अब झूठ के मुतरादिफ समझते हैं सियासत को। यानी अगर कोई कहा जाए कि यार आपने सियासी बयान दिया ही, इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ये आपने वो बात जो कहनी थी वो नहीं कही है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तो रोशनी डालें ना कि हमने क्या कर दिया है सियासत के साथ। मेरे ख़्याल में हमारा सियासी निज़ाम और सियासी तारीख़ भी कुछ इतनी मुश्किल रही है और इतनी उलझनों का शिकार, फिर उसमें मौरूसियत है, फिर उसमें एक ख़ास तबका है जैसे वडेरे, हम और जागीरदार कहें, या चंद मखसूस लोग हैं जिन्होंने इसे अपने घर की लौंडी बनाया हुआ है। तो आम लोग तो मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल से सियासत में आते हैं, मिडिल क्लास ख़ास तौर पे ना जी। तो फिर ये एक रिवायत बन गई है। और जब सियासत जिस नहज पर आ गई है तो अच्छे घराने के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, बहुत जो तहज़ीब याफ्ता हैं, वहाँ तो बिल्कुल ये मशहूर है कि भाई वो मेरे साथ सियासत कर रहा है, भाई डोंट डू पॉलिटिक्स विद मी, मेरे साथ यार सियासत मत करो। इसका मतलब मुझे आप, ये बहुत ही बुरी चीज़ है, शजरे ममनुआ बनाया हुआ हमने। और ज़ाहिर है कि ये अमल और किरदार से होता है। तो जो इस सियासत में जो गलबा है जिन लोगों का, जिस तबके का, तो अच्छा अब क्या होता है कि फिर उसमें तशद्दुद भी आ जाता है। तो फिर और जो अच्छे घरानों के लोग हैं वो और आने से गुरेज करते हैं। तो बात यही है कि फिर अगर किसी वक्त कोई अगर खला है जो कि आज है, तो मैं उन अच्छे घरानों के वालिदैन से, मैं उन पढ़े लिखे बच्चों के घर वालों से कहूँगा कि ये वक्त है, तशद्दुद का रुझान भी खासी हद तक कम हुआ है। तो अगर इस वैक्यूम को अच्छे लोगों ने फिल ना किया, जो तहज़ीब याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं, समझदार हैं, प्रेजेंटेबल हैं, और जो सिर्फ मजहबी एतबार ही से झूठ को एक बुरी कदर नहीं समझते, बल्कि जो इंसानी अक़दार पूरी दुनिया में जिसको जो तस्लीम किया जाता है, जो मुस्तनद अक़दार हैं, उसमें झूठ जो है वो सबसे बड़ी बुरी कदर है। बिल्कुल। तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी तरह इस खला को पुर करें और अच्छे लोग आना शुरू हो जाएं, तो एक मुहावरा है ना कि भाई एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करे, लेकिन हमारा मुहावरा उल्टा होना चाहिए कि एक अच्छी मछली भी सारे तालाब को अच्छा करेगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो, ऐसा करना चाहिए, इसके अलावा रास्ता नहीं। पैशन होना चाहिए।
अच्छा, फिर अब आपने इतना मुश्किल मौजू मुझे भी दे दिया, तो मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कोई सियासी झूठ नहीं बोला होगा। आपने बोला है सियासी झूठ बोला होगा ना, मैं कब मन याद है, इंसान गलती का हाँ। लेकिन मैं अल्लाह ताला ने थोड़ा सा मुझे ये शायद सलाहियत दी है कि मैं किसी तरह कोशिश करता हूँ कि वो झूठ बोलने की नौबत ना घुमा जाऊँ। जिस सवाल का जवाब नहीं देना उसमें झूठ बोलना पड़े तो बेहतर है कि चौरंगी घुमा दें एंकर को, होस्ट को, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल कर रहा है तो अवॉइड कर लें सवाल को, लेकिन कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना करे जो बाद में खुद आपके गले पड़ जाए। आप इजीली कह दें कि नो कमेंट्स, अगर आप ये भी कह दें ना, यही बड़ा एक वो सीधा सा जवाब है। चुरंगी घुमाई, नो कमेंट्स कहते हैं। डॉक्टर साहब आप जरा मुझे चुरंगी ना घुमाएगा, आजकल कहाँ आपकी मसरूफियात हैं, कहाँ आप बिजी हैं, क्यों मंजर-ए-आम से आप गायब हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ थोड़ा सा मेरी कवरेज नेशनल मीडिया पे मुझे कम नज़र आती। अच्छा। लेकिन मेरी सरगर्मियाँ औसतन रोज़ाना की बुनियाद पर कोई भी इस वक्त सियासी रहनुमा ले या कारकुन ले जो सरगर्म है, मैं दावा करता हूँ कि उससे ज़्यादा मेरी सरगर्मियाँ हैं। चाहे इफ्तार ले लें, चाहे सहरी ले लें, चाहे इफ्तार और सहरी की ट्रांसमिशन ले लें, या इसके अलावा तकारीब जो हैं मुख्तलिफ, रमज़ान से पहले कोई भी क्रिकेट की हो, स्पोर्ट्स की हो, महफिल समा हो, दीगर महाफिल हों, एकेडमिक हो, यूथ की कॉन्फ्रेंसेस हो। मेरे ख़्याल में अगर आप मेरे ख़ुद फेसबुक पे देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा एक्टिविटी तो मेरी नज़र आएगी। फिर अभी मैंने एक हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मुख्तलिफ मीडिया को लेके जो है वो कोई 2.5 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूअर्स हैं। यानी उस मीडियम पे इतनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हिट हुई है जितनी वो हुई है अभी मैंने। और उसमें मैंने अपने लोगों के लिए कह दिया कि उन्होंने जिस नहज पे ये मिडिल क्लास शहर के नौजवानों के, पढ़े लिखे लोगों के सियासी अमल को जहाँ पहुँचा दिया, तो मैंने उस पर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ख़ुद ये कह दिया कि मैं भी बहुत मायूस हो गया। मैंने उसकी तफसील भी दी। खैर ये सहरी ट्रांसमिशन, इसमें मैं इतनी तफसील में नहीं जाता, लेकिन मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ है और मैंने वे फॉरवर्ड भी बताया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी मौजू को अगर हम कंटिन्यू करें तो मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, आक़ा दो जहाँ सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू में अपने आप को रंग के हमें ये बताया है कि चाहे आप वालिद हों, चाहे आप जंग में सिपहसालार हों, या फिर आप कौम के रहबर हों, आप कौम की रहनुमाई कर रहे हों, या चाहे आप दीगर अक़वाम से जो है वो फिर गुफ्तु शनीद और सफ़ीर के तौर पे आप मुलाकात कर रहे हों, हर तरीक़े से आपने अपने अमल से बता दिया है कि किस तरीके से आने वाली इंसानियत आपको जो है फॉलो करते हुए अपने तमाम तर मामला ठीक कर सकती है। जैसे डॉक्टर साहब से बात हो रही थी और हमने उमूमी तौर पर यही देखा है कि सियासत को हमने झूठ का दूसरा नाम करार दे दिया, इसीलिए लोग इससे तंग आ गए, इससे दूर भाग रहे हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास जो लोग थे, जो कि जिनको कहा जाता था कि जी यही तो बैकबोन है ना सिर्फ हमारी इकॉनमी की बल्कि सियासत की भी, वो इससे दूर हो गए हैं। रोशनी फरमाइएगा इस चीज़ पे कि आक़ा दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का सरदार बन के किस तरीके से अपने मामलात चलाए और किस तरीके से लोगों को बतौर एक लीडर झूठबाजी से जो है वो दूर रखा। बहुत अच्छी बात आपने की। मेरे दिल में बहुत देर से ये सिलसिला चल रहा था जब फारूक साहब जो है बात कर रहे थे। दरअसल आजकल की जो सियासत है, मैंने आज झूठ नहीं बोला, मैंने कहा कि हाँ मैंने सियासत में झूठ बोला है। जी जी, ऐसे बयान दिए होंगे तो आपकी भी अल्लाह करे कि दिल आज़ारी ना हो कि जो है बहुत सारे लोग हमारे अच्छी सियासत करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। माजी में भी गुजरे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ज़ाहिर है किसी का नाम ले लूँगा तो फिर कहेंगे शायद इनका ताल्लुक़ उससे है, तो मैं मतलब जो पाकिस्तान की खैरख्वाही की बात करता है तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ हूँ। लेकिन आम तौर पर सियासत वाकई झूठ का नाम। अच्छा। और इस मामले में बिल्कुल मैं जज्बाती आदमी हूँ। चले फिर और सियासत को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता भी हूँ। अच्छा, आप देखिए कि मज़हबी तबका जो है वो यानी न्यूट्रल जो है ना, वो सियासत में नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि कहते हैं ये सियासी बयान का मतलब झूठ है, वो झूठ बोलते हैं। वो तकरीरों में कुछ कहेंगे, इक़्तिदार में आने के बाद फिर कुछ हो जाएंगे, और यानी उनकी बात इतना तज़ाद है, इतना नबी पाक अलैहिस्सलाम की आपने मिसाल दे दी। सुभान अल्लाह, आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम के सहाबा को अगर देख लें आप,
तो उन्होंने मिसालें कायम कर दी हैं, उनके बाद आने वालों ने मिसालें कायम कर दी हैं, मुजाहिदीन इस्लाम ने मिसालें कायम कर दी। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम की बात तो वो तो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, उन तक तो आप बहुत बाद में पहुँचेंगे, पहले उनके ग़ुलामों तक तो पहुँचे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर शरीफ में जस्टिस थे, वहीं पर वो मुजाहिद आज़म थे, और फिर आप देखिए कि किस तरह फ़ैसले फरमाते थे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, जुल्म पर जो है वो जो निज़ाम कायम होता है ना वो चलता नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का भी फरमान है ना, तो कुफ्र के साथ तो चल सकते हैं लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकते। तो जुल्म आप जो है जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, छोटे तबके के साथ आपने जो है वो उसूल बनाए हुए हैं। अगर कोई बच्चा अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ के अंदर, और जनाब अली कोई अगर आदमी आम छोटी चोरी करता है तो उसको पकड़ के अंदर, लेकिन बड़े जो है बड़ी बड़ी चोरी करते हैं उनको तो कोई पकड़ता ही नहीं, और वो धड़ेले से बैठे हुए होते हैं, हत्ता कि असम्बलियों के अंदर बैठे हुए होते हैं। माजरत के साथ मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये वो कहाँ गए आपके 63 और वो 62 जो आप राग लापते हैं आईन पाकिस्तान के बारे में, तो उस पर अमल दरामद, और फिर जो है बहुत सारी शिकें हैं कानून की रोशनी में ही बहुत सारी चीज़ें। देखिए झूठ आपका जो है ना एक जगह टिका हुआ नहीं है। आप उसको असम्बली में लेके जाते हैं, आपने अपना कायद बनाया उसे आइन के अंदर भी, आपने कानून के अंदर भी उसको अपना वकीलों की शक्ल में, जजों की शक्ल में, बहुत सारी शक्लों में आपने झूठ को ऐसा अपना कायद बनाया हुआ है कि मसला ही कोई नहीं, देखो मैं इनको ऐसे ज़ेर कर दूंगा, क्योंकि वह झूठ है। अगर आप सच की जो है अगर आप सपोर्ट करें तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, अगर आप सच का साथ देंगे तो पीछे हो जाएंगे, यार ये सच्चा है लेकिन नहीं तुम छोड़ो इसको, ये कर लो। तो मुझे बताइए आपके परवान चढ़ा रहे हैं हम खुद से झूठ को, अच्छा फिर वो उसको हम खुद लेकर गए, जैसे हम अपने घर के अंदर किसी बदबूदार चीज़ को ले आएँ तो पूरा घर जो है वो बदबूदार हो जाए। तो सियासत कोई बुरा काम थोड़ी है, तो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई करना तो चाहे इस बारे में, लेकिन क्या है कि वो कुछ सियासतदानों ने उस गंद को सियासत के अंदर शामिल कर दिया कि आप जब तक ये नहीं करेंगे सियासी लीडर नहीं बन सकते। सही, यानी झूठ को सियासत अगर हम ये कहना कि लाजमी हिस्सा करार देती है ना तो वो गलत नहीं होगा। तो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, नाथखा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक भी लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक योगा की ज़बरदस्त से ट्रेनर हमारे साथ होंगे कि रोज़े की हालत में आप योगा कैसे कर सकते हैं या रमज़ान में कैसे फिट रख सकते हैं। अगेन हमारा खूबसूरत सा किचन भी होगा, क्या बनने जा रहा है आज किचन में, कौन सी खिचड़ी तो नहीं मैं कहूँगी, कौन सी मज़ेदार सी चीज़ बनने जा रही है। आप ये बोल दें मैं बनाऊंगी तो खिचड़ी, कोई और बनाए तो मज़ेदार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। नया दिन रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, और इसी बीच जो हमने किचन सजाया हुआ है अपना स्पेशल सा, उसमें आज हमें शेफ़ सोबिया ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ओके, तो क्या आज बनने जा रहा है स्पेशल, ज़रा बताइए। अच्छा, बेसिकली हमने चरगा सुना है, चरगे से आता है होल चिकन। हाँ बिल्कुल, ठीक है, पर ऐसा इधर कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, यानी कि पूरा चिकन नहीं हो रहा। तो महक को बता दूं, महक पूरी चिकन नहीं बनने वाली, तो जो बनेगा मैं खाऊंगी, जो बनेगा ये। ठीक है, बेसिकली चरगा तो बनेगा, चरगे का फ्लेवर आएगा, ओके, पर स्टिक्स में आएगा। अच्छा, या बेसिकली आज हम बनाने वाले हैं चरगा स्टिक्स। फ्लेवर चरगे का होगा, अरोमा चरगे का होगा, पर इजी टू ईट होगा, जस्ट ग्रैब वन एंड ईट। क्योंकि चरगा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है फॉर वन पर्सन खाना। अगर मुझे सिर्फ चरगा खाना है तो आई कांट ईट होल चिकन, ठीक है। पर वही चरगे का फ्लेवर हम चिकन स्टिक्स में लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, हमने हाफ के जी चिकन ले लिया, ओके जी, हाफ के जी चिकन हो गया, 2 अंडे हो गए, हाफ कप कॉर्नफ्लावर, ठीक है, हाफ कप हमने मैदा ले लिया, ठीक है, ठीक है। 2 लेमन लिए हैं, वो हम 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसमें कलर डालेंगे, फूड कलर, रेड कलर डालेंगे, रेड हो या ऑरेंज हो फॉर अ चरगा, ठीक है, ठीक है। हम इसमें धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला। ऐसे याद कर लेना इसे। ये तो मैं आप पूरा चरगा खा लेते हैं फैसल? वैसे आप तो खा लेते हैं ना, मुझे एक्सपीरियंस है। जब आप फैसल को खाना खिलाया 3-4 चरगे तो ऐसे ही खा गए फैसल। अच्छा, ये हम आज हमारा जो मौजू है शो का वो है कि झूठ ना बोलें। तो मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप झूठ ना बोलें। अच्छा, चरगा खाने ना खाने का फैसला तो बाद में करेंगे, लेकिन ये झूठ ना बोले कि आपने मुझे 3 मरतबा खाना खिलाया, 1 दफा खाना खिलाया, ये सच है, ये सच है। ये बताएं कि ये घर की मुर्गी है तो फिर तो दाल बराबर है। मुर्गी कहाँ की है बताएं? फारूक भाई, आपको खाने में क्या पसंद है? सब्जी, दाल, दाल और चावल मरगूब ग़िज़ा है मेरी। अच्छा, मीट लवर नहीं है आप? ना, बिल्कुल नहीं। अरे ओहो, अब आप चरगा नहीं खाएंगे यानी, आप कैसे का फैसला? चले तो नहीं, मतलब एक ना खाने की बात नहीं,
खाने को कुछ भी खा खा लेंगे। यानी अपना खा हिस्सा किसी को नहीं देंगे। खा लेंगे तो बेसिकली हम फिर इसमें योगर्ट डालकर इसकी अच्छे से मैरिनेशन करेंगे। वैसे जो घर में है वो 2 आवर्स की इसको रेस्ट दें, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता ऑन लाइव शो, तो हम जो क्या करेंगे इसमें स्टिक में लगाकर इसको डीप फ्राई कर लेंगे। चलें और फिर आपका आप जो चरगा है वो रेडी है। चलें तो फिर हम तब तक जो है वो शेफ़ सोबिया जो है वो मज़ेदार सी रेसिपी बनाना आप शुरू करती हैं। तब तक अ वर्ड फॉर द स्पॉन्सर्स, डालडा। बचपन से हम सुनते आए जहाँ मामता वहाँ डालडा, क्यों? क्योंकि डालडा रखता है आपका ख्याल, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और सबसे अच्छी बात यह है कि वैरायटी ऑफ रेंज है, तो हम ये यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कोका कोला, इफ्तार या सहरी का दस्तरखान और उसमें कोका कोला ना हो तो फिर वो दस्तरखान मज़ा नहीं देता। तो हम तब तक आप मैरिनेट करें, तब तक महक ओवर टू यू। अच्छा जी, तो जैसे हम बात भी कर रहे थे ना कि झूठ के हवाले से कि झूठ नहीं बोलना आपने, और आप अपने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का अगर आप हिस्सा बना लें तो यकीन करें कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि यंग जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन यंग जनरेशन का ब्रॉटअप घर से निकलता है। लेकिन जब माँ बाप अगर बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा छोटी छोटी आदत आप अपना लें, कि छोटी छोटी चीज़ों में भी आपने झूठ नहीं बोलना, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर मैं देखूं बच्चों की, तो उनको हम एक अच्छा शहरी या फिर हम एक अच्छा और ज़िम्मेदार इंसान बना सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करें। देखिए, सबसे पहले इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान माशरे में हमारी परवरिश होती है, तो हमारे घर में कितना इस्लाम है हमने ये देखना होगा ना। अगर हम घर के अंदर ही अगर उसकी तरबियत नहीं करेंगे, बेटा झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, और हमने जो है वो जो मिले खामोशी से खा लेना। जैसे फारूक भाई फरमा रहे थे मैं दाल शौक़ से खाता हूँ, तो ये शौक़ से नहीं खा रहे, इनकी घर की तरबियत है ये। तरबियत। अच्छा, ये अगर कोई चीज़ शौक़ से खाते हैं तो इसमें इनकी वालदा का हाथ है। अगर ये वहाँ पर कहेंगे नहीं मेरा ये मामला, कोई भी बच्चा कोई भी मामला कोई भी इस तरह करता है तो घर की तरबियत है सर। अब झूठ ही घर के अंदर वालिदैन, होता क्या है आमतौर पर कोई अगर बुलाने के लिए आता है बाहर कि अपने बाबा को बुलाओ, तो सबसे पहले तो जो है वो ये कहा जाता है बोलो घर में नहीं है। वो ये भी कह देता है कि अब्बा कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है। अब्बा घर ऐसा भी होता है। तो अब अंदाज़ा कर लीजिए कि जब उसकी तरबियत ही यूँ हो रही है। हाँ, इसमें एक शरीयत ने जो है आपको, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कोई जायज़ काम कर रहे हैं तो तौरिया कर लें। तौरिया एक सूरत बताई है कि जो है वो जैसे एक बुज़ुर्ग से जो है किसी ने आकर पूछा कि वो फ़लाँ बुज़ुर्ग जो हैं, उन्हीं का नाम लेकर कहा कि वो फ़लाँ बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ होते हैं, तो वो यहाँ हैं अभी, ऐसे पूछा। तो बुज़ुर्ग ने क्या किया कि 2 कदम उस तरफ होकर खड़े हो गए और कहने लगे कुछ देर पहले यहाँ थे। अच्छा। कुछ देर पहले यहाँ थे। तो ये तौरिया होता है। तो अब अगर इस तरीके से जो है अगर वालिदैन भी बच्चों की तरबियत करें, एजुकेट करें इस तरीके से कि झूठ जो है बेटा कभी नहीं बोलना आपने, तो फिर आप देख लीजिए कि जब बच्चा जब बड़ा होगा ना, जैसे हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बड़ा मशहूर वाक़या कि जब रास्ते में जो है वो राहज़नों ने जब पकड़ा तो सबसे पूछा, तो एक डाकू जो है वो उनके पास चला गया। जब पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, ऐसे ही पूछ लिया, तो आपने जो है अपनी शेरवानी खोली, कहा हाँ 40,000 दिरहम जो है इसके अंदर जो है 40 या 400 या इस तरह दिरहम जो है वो मुख्तलिफ रिवायत है मेरी वेस्ट कोट के अंदर मौजूद है। उसने वैसे ही चेक कर लिया तो हकीकत में निकले। उसने कहा ये क्या बात हो गई, तुमको पता है कि मैं चोर हूँ, मैं लूट के ले जाऊँगा, खाली कर दूँगा, उसके बावजूद भी तुम जो है वो मुझे बोलते हो। फरमाया कि मेरी माँ ने कहा बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। अल्लाह। तो आप मुझे बताइए ना, और वही डाकू अपने पूरे काफिले के साथ मुसलमान हो गया और वक्त का अब्दाल और कुतुब बना। देख लीजिए आप उस सच से। हाँ, कितनी बड़ी बरकत है सच के अंदर। बज़ाहिर थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन हमें बताया यही गया है, नबी पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ हलाक करता है। इस वक्त मैं क़तई नज़र किसी भी जमात को नज़र में रख के बात कर रहा हूँ, सियासी जमातें आज जो तबाह व बर्बाद है ना, वो झूठ की वजह से है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सच्चा है, झूठ हलाक कर देता है। तो जो आबाद है, शाद है, वो सच की वजह से है, और जो बर्बाद है वो झूठ की वजह से है। और ये झूठ ही जो है वो हर बुराई की इब्तदा तो झूठ ही है ना। इससे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूं, मैं एक सवाल ज़रूर मुफ्ती साहब आपसे करना चाहूँगा। देखिए, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि झूठी बात से मुराद हर नाजायज़ गुफ्तगू है। हर एक तो वो हो गया ना कि आपने कहा कि ये चीज़ है, आपने कहा नहीं है, तो आपने नहीं, हर नाजायज़ गुफ्तगू है। झूठ, बहतान, गीबत, चुगली, तोहमत, गाली, लानतान, ये तमाम तर चीज़ें हैं और झूठ ही इसकी जो है वो अव्वल सीढ़ी है। तो डॉक्टर साहब,
हम इस पे तो गुफ्तगू कर ही रहे हैं, और यकीनन ये एक ऐसा मौज़ू है जिस पर आप गुफ्तगू करते जाएँ तो ख़त्म नहीं होगी। 70 साल का एक निज़ाम है, अब वो आया कैसे ठीक होगा? क्या सिर्फ़ एक रियासत मदीना के नज़रिए को दे देने से ठीक हो गया, वाकई उसको अमल करने से ठीक होगा? ये बहस तो बड़ी लंबी है। ज़रा हम बात करते हैं आजकल के हालात पे कि जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, और इससे यकीनन ना सिर्फ ये कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी परेशान है। हम देख रहे हैं हमारी जो मार्केट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से वो हो रही है, डॉलर जो है वो कहाँ जा रहा है। तो एक ज़ीरक सियासतदान के तौर पे क्या होता देख रहे हैं? ये ऊँट किस करवट बैठेगा? मेरी ख्वाहिश भी है और ज़ाहिर है कि दुआ है कि ये ऊँट किसी करवट बैठ तो जाए, ऐसा ना हो कि ये ऊँट खैमा फाड़ के जो है वो बाहर ही निकल जाए। तो इस बात काफ़ी डर है। अच्छा है, ये भी डर है, हाँ। ये महाज आ रही और इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल, और फिर उसमें कहीं बेहतर समझ बूझ सामने आती हुई भी नज़र ना आए, और कोई जो मुखालिफ जो फ़रीक़ैन हैं उनके दरमियान कहीं किसी किस्म का कोई मकालमा भी ना हो रहा हो, और सारा बार फिर सुप्रीम कोर्ट या अदालत उज़्मा पर ही आ जाए, और उसको भी कोई ऐसा फ़ैसला देना हो कि हर एक ने अपनी मर्ज़ी की इख्तरा और तौजी और तोज़ी की हुई इंटरप्रिटेशन आइन की, तो फिर किसकी इंटरप्रिटेशन को सही माना जाएगा? बीच का कोई ऐसा रास्ता कैसे निकाला जाएगा कि किसी को बहुत ज़्यादा नाराज़ भी ना किया जाए, किसी को बहुत ज़्यादा खुश भी ना किया जाए? तो बहुत मखमसे में है अदालत भी। अच्छा। तो देखना ये कि क्या फ़ैसला आता है, उससे शायद आगे का कोई रास्ता निकले। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा इल्तवा का शिकार रहता है और बहुत ज़्यादा इसमें तात्तुल आता है और सूरत हाल और बिगड़ती चली जाती, मुझे ख़दशा है कि कोई ऐसी मदाखलत ना हो जाए जिसके बारे में शायद मदाखलत करने वाली भी ना सोच रहे हों। अच्छा। हाँ, जो कि माजी के मुकाबले में अब जो हालात है पूरी दुनिया के, किसी ऐसी मदाखलत की वो एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में अब है नहीं। लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है कि किस तरह ये सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। लेकिन जो दोनों तरफ अगर कुछ ऐसे लोग हैं वो इसमें से कोई रास्ता निकाले मेरे ख्याल, और ये ज़िद पे कायम रहना, अपनी मर्ज़ी से आइन की तशरीह करना, उससे नुकसान हो जाएगा। ये दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, हमारे दरमियान में भी एक किचन भी है ना, मैं ज़रा उनसे शेफ़ सोबिया से हल्का सा पूछ लूँ। शेफ़ सोबिया, कितना आपका मरहला कंप्लीट हो चुका है? अब हम बस तो स्क्यूवर्स में डालेंगे और उसको डीप फ्राई करेंगे। हमारी जो मैरिनेशन है वो रेडी हो चुकी है। चलिए, मैरिनेशन रेडी हो गई है। ब्रेक के बाद आपकी तरफ हम दोबारा से आएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। दरबार तुम्हारा है मदीने वाले, खूब दरबार तुम्हारा है मदीने वाले, खूब दरबार तुम्हारा है मदीने वाले, जहाँ बिन मांगे भी मिलता है मदीने वाले, जहाँ बिन मांगे भी मिलता है मदीने वाले, रिस्क दिन रात जो मखलूक खुदा खाती है, रिस्क दिन रात जो मखलूक खुदा खाती है, तेरे बच्चों
सदका है मदीने वाले, तेरे बच्चों का वो सदका है मदीने वाले। और बतौर खास शेर सारे कोई देखिएगा कि तेरा कुदरत ने बनाया नहीं साया, फिर भी तेरा कुदरत ने बनाया नहीं साया, फिर भी दो जहां पर तेरा साया है मदीने वाले, दो जहां पर तेरा साया है मदीने वाले। और अंबिया उसके ही कतरों से सभी खल्क हुए, अंबिया उसके ही कतरों से सभी खल्क हुए, तेरे रुख पर जो पसीना है मदीने वाले, तेरे रुख पर जो पसीना है मदीने वाले। और वक्त से पहले आखिरी शेर, अर्श पर तुझको बुला कर जो दिया खालिक ने, अर्श पर तुझको बुला कर जो दिया खालिक ने, फातिमा ज़हरा वो तोहफा है मदीने वाले, फातिमा ज़हरा वो तोहफा है मदीने वाले। और बतौर खास आपकी समातों की नज़र, लिख असद दुनिया की ठोकर से वो गिर सकते नहीं, बतौर खास शेर है कि लिख असद दुनिया की ठोकर से वो उठ गिर सकते नहीं, लिख असद दुनिया की ठोकर से वो गिर सकते नहीं, हाथ जिन पर भी तुम्हारा है मदीने वाले, हाथ जिन पर भी तुम्हारा है मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और वो कहते हैं ना कि जो जुड़ जाए मेरे नबी की ज़ात से उसकी बिगड़ी हुई भी बन जाती है। और जब जब हम नात सुनते हैं, जब जब खूबसूरत कलाम सुनते हैं, यकीन जाने दिल को एक सुरूर सा मिलता है। डॉक्टर साहब आपकी जाने मानना चाहूँगी, जब हम कहते हैं ना सुकून की बात, सुरूर की बात, तो मेरा सवाल ये है कि ये कराची वालों के नसीब में सुकून ट्रांसपोर्ट के हवाले से या यहाँ की मैनेजमेंट के हवाले से
कैसे मिलेगा? आप माशाल्लाह कराची से हैं, कराची के निज़ाम को बेहतर समझते हैं। एक पैकेज मैं अपने नाज़रीन के साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ, फिर मैं आपसे इस पर बात भी करूँगी कि कराची में 90% चिंची और 3 सीटर रक्षा चलते फिरते बम बन चुके हैं। चिंची और रक्षे से पेट्रोल की टंकियां गायब कर दी गई हैं। पेट्रोल बोतल के जरिए इंजन तक सप्लाई किया जाता है। सोचें कितनी खतरनाक बात है। पहले अहमद रहमान खान की रिपोर्ट दिखाते हैं, देन डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इन्हीं का कॉमेंट लेंगे इस पर। 10 जनवरी साल 2020 पावर हाउस चौरंगी के करीब इसी मकाम पर एक हाईरूफ में आग लगी जिससे 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ये वाकया क्यों पेश आया? क्योंकि ड्राइवर ने चंद रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए उस गाड़ी में पेट्रोल की सप्लाई टंकी से नहीं बल्कि एक 1.5 लीटर की बोतल से कर रखी थी। आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। इस वाकये को दोहराने का मकसद ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग यही गलती दोहरा रहे हैं। कराची में 80% चिंची और 3 सीटर रक्षा भी पेट्रोल टंकी में नहीं बल्कि ऐसी ही बोतलों में डलवाते हैं। और ये 1.5 लीटर की खुद साख्ता बनाई हुई पेट्रोल की टंकियाँ किसी भी वक्त रक्षे को आग लगा सकती हैं। असल में टैंकी है नहीं इसकी, इस वजह से टैंकी लगवा देंगे, अभी लगवा देंगे। खराब है, ये चालू हो गई है टंकी, इंशाल्लाह शाम को लगा लेंगे। ये पेट्रोल की टंकी लीक कर गई थी, अब वो नई टंकी तो महंगी है, अभी लेके लगाऊंगा उसको। टंकी लीक हो गई अभी, ये भी करा मैंने सिस्टम। अभी टंकी खुलेगी, बिल्डिंग वाले के पास जाएगी, ये बनेगी तो जब भी होगा। हमसे बात करते करते टंकी कुछ दिन कबल ख़राब होने का दावा बहुत सारे ड्राइवर्स ने किया और कुछ नई मंतक भी सामने ले आए कि जी इससे एवरेज का दुरुस्त अंदाज़ा होता है। ये टंकी मौजूद है मेरे पास, ये देखें, चेक करें। 200 का पंप वाले से डालो, 100 रुपये का डाल के देंगे, नंबर चल रहे हैं मेरा भाई। तो हम गरीब आदमी कहाँ से पूरी करें? पंप वाला जो है ना चोर है, तो वो पेट्रोल डालता है टैंकी में, सही है, 200 का पेट्रोल डालता है, 100 का डालता है, वो बोतल में जो डालता है वो पूरा मिलता है। ये रक्शे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तरसते कराची के शहरियों के लिए सस्ते सफ़र का अहम जरिया हैं। यही वजह है कि मुसाफिर कोई और मुतबादिल सवारी ना होने की वजह से जिंदगी को खतरे में डालकर इस पर सफ़र करते हैं। मना भी करा है काफ़ी, तो ढकना लूज रहता है तो उछलता है पेट्रोल आता है, और बहुत से लोग तो सिगरेट भी पीने लग जाते हैं, मना करो तो मानते भी नहीं। कपड़े अलग ख़राब होते हैं, अगर कोई वहाँ पे बैठता है तो वो जो है ना अच्छा लग रहा होता है पेट्रोल। मुसाफिरों की जिंदगियों से खेलते इन रक्षों ने यकीनन कोई जादुई टोपी पहन रखी होती है जिसकी वजह से वो ट्रैफिक एहलकारों की आंखों से भी ओझल रहते हैं, जबकि अफसरान हमेशा की तरह कार्रवाई का दावा करते रहते हैं। ये जो है रक्षों की कार्रवाई जारी है, डेली जारी है, बिल्कुल कर रहे हैं उसको, और जो पेट्रोल बोतल में लगी हुई है उसको हम भारी से भारी जुर्माना करेंगे इंशाल्लाह उसको। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, सरजानी, सखी हसन चौरंगी, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद और गुलशन मेमार समेत शहर के तकरीबन तमाम इलाकों में चलते ये मौत के फरिश्ते चिंची रक्षे किसी भी वक्त खतरनाक हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कितनी मज़े की बात है, कितना अखुवत है ना सब में कि हमारे रिपोर्टर अहमद रहमान खान गए और इकट्ठे सबकी जो है ना रक्षा की टंकियाँ लीक हो गई हैं। इसमें फ़ारूक साहब आपसे बात करूंगा मैं, अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, तब तक फ़ारूक भाई आप भी ज़रा जवाब बना लें इस पर, और हम भी जो है बना लेना, फिर हम भी ज़रा सवाल बनाते हैं इस पर। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शायर कहता है ना, उम्र बीत गई दश्त की सयाही में। ये ऐसा दश्त है कि अल्लाह ना करे इसकी सयाही किसी को नसीब हो। डॉक्टर साहब, डीएमसी का ज़माने से, उससे पहले भी कॉलेज के ज़माने से ये ट्रांसपोर्ट आपने देखी हुई है, फिर मतलब कि हमारा ज़माना आया और हम भी इन्हीं कील लगी बसों में और फिर ये चिंची वाले रक्षों में, अल्लाह ना करे कि इसी में भाई ऐसा भी क्या बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, घूम रहे हैं वो, उसी पे घूम रहे हैं, आज की नस्ल भी उसी पे घूम रही है। तो मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये कब तक हमारा नसीब है? ये देखें, इस्लाह अहवाल की कोई
सूरत नज़र नहीं आ रही ना कि हम बेहतर होने और बेहतर करने की तरफ अब माइल है ना, तो फैसल के बच्चे भी मेरे ख्याल में यही देखेंगे, मतलब इसमें और क्या आप तवक्को करेंगे। और देखें, आपने तो कहा है कि ये झूठ और दरोग गोई पर हमने प्रोग्राम रखा है, तो जाहिर है कि मैं भी कोई दाएं बाएं इधर उधर जाऊं, बिल उमूम ये तमाम सियासी जमातें जो कराची में भी काम कर रही हैं, ये बिल उमूम उन सब की बेहिसी, उन सब की अदम तवज्जही और मुजरिमाना गफलत का मुंह बोलता सबूत है ना। फिर जो हमारे पढ़ा लिखा तबका है आवाम में, लोगों में, जो गैर सरकारी तंजीमें भी हैं, सिविल सोसाइटी में, उनका भी कुछ इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा है कि किस शदोमत के साथ जहाँ इंसानी ज़िंदगियाँ इतना बराह रास्त रिस्क पर हैं और उस पर बात ना हो रही। तो मैंने अपनी भी इसमें गलती मानी कि मुझे जो किरदार अदा करना चाहिए इस इफरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, शायद मैंने भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई। फिर सूबाई हुकूमत की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है कि उन्हें रेगुलेट करना है। जिम्मेदारी और फ़र्ज़ एक बार वादा होता है, 2 बार वादा होता है। हम ये झूठ की बात कर ही रहे हैं ना अभी मुफ्ती साहब, 1 बार वादा, 2 बार वादा। इस साल 2 बसें आ जाएंगी, इस साल 9 बसें आ जाएंगी, इस साल 20 बसें आ रही हैं, इस साल 25 आ रही हैं। हो के नहीं दे रही, मुझे सिर्फ इतना बताएं। लोग इतना बेबस हैं, बस तो एक तरह लोग बेबस ये बस लोग और बेबसी आ रही है, बस नहीं आ रही। हमारा कोई ट्रांसपोर्ट के जो ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री है, उसका फारूक भाई कोई बजट नहीं है क्या? देखिए, ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री है, लेकिन कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है बड़े शहरों में जिसमें कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैं और महक टैक्स देने के लिए रह गए। ये जो बसें और ये चिंची और ये सब चलते हैं, अच्छा ये पैसा कहाँ जाता है सारा? जो हम किराया देते हैं। देखिए, ये ग्रीन बस भी अगर आई तो हमने कहा चले, PMLN के ज़माने में हुई थी, हमने उनका शुक्रिया अदा किया, हम कराची वाले हम रिसीव। फिर हमने कहा कि इफ्तिताह PTI वालों ने किया, आपका भी शुक्रिया, लेकिन भाई तुम दोनों मिलके कराची वालों का शुक्रिया अदा करो कि तुमने पहली बार ये एहसान नहीं किया हम पे। ये पूरा हम कराची चलता है तो मुल्क चलता है और पलता है, तो तुमने कौन सा एहसान किया? हमें एक कॉरिडोर पे एक छोटा सा दे दिया। 6 कॉरिडोर पे मैंने SNC लवलैंड कनाडा की एक मास ट्रांजिट कंपनी है, BOT पे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसपोर्ट पे 2 मंसूबे भेजे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी ने बुलडोज कर दिया। अब दुनिया ऐसे तरक्की करती है ऊपर की तरफ, हम ऐसे करते हैं वापस आते हैं। हमें सर्कुलर ट्रेन चाहिए। ट्राम इस शहर में थी, ट्रेन इस शहर में थी, सर्कुलर रेलवे इस शहर में चलती थी, वो अभी दिया गया था ना लॉलीपॉप बीच में। हाँ दिया ना। तो अच्छा, वो बार बार उसका संगे बुनियाद रखते हैं, कौन सा इफ्तिताह करते हैं, 2-3 बार उसका इफ्तिताह हो गया, लेकिन जापान का जायका आया था। सूबाई हुकूमत के जो इससे पहले पीपल्स पार्टी के इससे पहले 2 दौर गुजरे, उसमें आके मिन्नतें करके कह रहे हैं कि जो 25,000 लोगों जो डिस्प्लेस होंगे यहाँ से, उनकी आबादकारी का आपने क्या मंसूबा बनाया? ये पूरा मंसूबा, इसकी ग्रांट, इसकी मैनेजमेंट हम सब आपको सिखा कर जाते हैं, लेकिन 10 साल के उस 2 अदवार में फिजिबिलिटी मैंने कहा उनसे वज़ीर आला से कि मैं NED के तलबा और तालबात से ये फिजिबिलिटी बनवा देता हूँ। वो एक घर जाके एरियल सर्वे करके वो जो डिजिटल मैपिंग करके आपको बता देंगे कि कितनी इंक्रोचमेंट है, क्या है, किसको आप किस घर में कितने लोग रहते हैं, ग्राउंड सर्वे से दे देंगे। लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनी गई, वो आके मायूस होकर दरवाज़ा नॉक करके चले गए। डॉक्टर साहब, यही एक बात है ना कि ना तो ये देखें, बल्कि जो विजिटर्स आते हैं वो भी मायूस होकर जाते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही नहीं है। अच्छा, मैं नहीं चाहता था किसी एक पार्टी या एक हुकूमत पर इस तरह की मैं तनकीद करूं, मैंने अपने ऊपर भी ये लिया कि भाई हमारी भी उसमें गलतियां हैं, हमारा भी कसूर है और हमारी भी गफलत है उसमें, लेकिन अगर किसी की ज़्यादा और बड़ी जिम्मेदारी है तो फिर ये जो ज़िंदगी का इतलाफ़ होगा तो ये हम सब के हिस्से में आएगा और रोज़े मैशर जो है वो हम सब जवाब दें। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और इस चीज़ के ख़िलाफ़ हमें ज़्यादा जदोजहद करनी होगी। और मैंने एक फार्मूला दिया, देखें वे फॉरवर्ड, चले हम एक दूसरे पर उंगली ना उठाएं ना, तो आएँ हम 5 जमातें जो कराची की बड़ी हैं, MQM के सारे धड़े, फिर जमात इस्लामी का भी इसमें किरदार हो, PTI भी, जो भी जैसी जितना भी उसका PTI पीपल्स पार्टी PMLN, उनके सीनियर
ऐसे लोग जिनकी शोहरत बेहतर है उनका कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बना दे। मरकज़ से पैसा इसलिए नहीं मिल रहा कि एक पार्टी को देंगे वो उसका क्या असर करेंगे। हम तो मिल गए ना, एक हो गए ना। देखिए इन दोनों पर ज़्यादा इल्ज़ाम है कि उन्होंने ज़्यादा बिगाड़ किया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता रहा, उन्होंने ज़ाया किया। तो इसका मतलब है कि कौमी एजेंडा हो और कराची कौमी शहर है, सबको ओन करना। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। अब यकीन माने कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन आर्टिकल 149 क्लॉज 4 में लेजिस्लेशन हो, एक कानून साजी हो और 15 लोग उसमें 5 सियासी जमातों के बड़े जो कि जिनकी शोहरत बेहतर हो, और फिर उसमें सनतकार, ताजिर, बिल्डर भी अच्छी शोहरत वाले, अर्बन प्लानर 2 और 1 जुडिशरी का। ये 25। अच्छा फिर 400 अरब सालाना, 40 अरब मिलता है, 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 400 अरब हमें मिलना चाहिए। 400 अरब मिले, आप यकीन माने कराची सर्कुलर ट्रेन 4 साल में बन के मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से कचरा उठाने का निकासी आपका निज़ाम जो है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा। और 65 करोड़ गैलन यौमिया पानी, अगर ये 4 मंसूबे, ये 5 जमातें दें, लोग इनको हमेशा हज़ारों साल तक कराची वाली बात वही है। लेकिन कोई एक पार्टी क्रेडिट लेगी, दूसरी पार्टी उसकी टांगें खींचेगी, करप्शन का इल्ज़ाम आएगा। 5 पार्टियों के अच्छे लोग, सुलझे हुए लोग, बेहतर लोग, सीनियर लोग कराची के बेटे ले लें, आप यकीन माने मंसूबे। चले 5 तो छोड़ें, 2 तो मिले ना, अभी 2 मिले हैं। तो मुझे ज़रा अपनी सियासी बसीरत से बताइए कि ये जो बंधन है ये कब तक बंधा रहेगा, या फिर ये ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की तरह ही खटारा चलेगा? देखिए माजी में भी 2 इस तरह के माहिदे हुए थे। एक 88 का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, तो वो भी उनके मुशीरों ने उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। नादान दोस्त हमेशा खेल ख़राब करते हैं, और हमारे यहाँ से भी फिर ऐसे ही हुआ। फिर 2008 में हमने टोपियाँ एक दूसरे को पहनाई थी। जी हाँ, असली वाली। लेकिन वो क्या साबित हुआ कि गोया के अवाम कहते हैं कि वो एक दूसरे को पहनाई थी या आपने हमें टोपी पहना दी थी। तो फिर हुआ यही कि उसका भी नतीजा धाक के वही 3 बात कुछ हुआ नहीं। तो इस बार क्या हुआ? इस बार तो उससे ख़राब माहिदा हुआ, और उसमें लिखा यह है कि अगर हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, अगर बाहर वाले आके डोमिसाइल बनाते हैं, अगर उनके साथ इम्तियाजी सलूक, नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ है, तो फिर उसका इजाला किया जाएगा। आपने आपका वकील ही बिकावा है, कोई बाबू बादशाह है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है जिसने इसका ड्राफ्ट किया है, उसने उनकी बात मान ली कि अगर आपका मुकदमा शुरू ही अगर से हो रहा है, आपका दावा ही पुख्ता नहीं है, आप खुद अगर कह रहे हैं, तो फिर ये अगर मगर में ही बात रह जाएगी और लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो मैंने तो इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसीलिए मैंने पढ़ा कि ये हमारे मिडिल क्लास नौजवानों के, पढ़े लिखे लोगों के सियासी अमल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया आपने। क्या किया? मैं अब भी बचाना चाहता हूँ। उसका तरीका ये है कि इंट्रा पार्टी, खालिद भाई मेरे साथ खड़े हो जाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। हमारी अना शायद हमें आगे रास्ता नहीं दे रही कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा, किसकी बात। चलें यार, हम एक प्लान बनाते हैं, 65% हम अपने नौजवानों को, नई टीम, नए चेहरे, नौजवान क़यादत, उसको आगे ले आएँ। हम सिर्फ सरपरस्ती करें, रहनुमाई करें, उनको तरबियत दें। अच्छे बोलने वाले हमारे इतने अच्छे तर्जुमान सियासी सूझबूझ रखते हैं, ये सब मुमकिन है अगर ये बात मेरी मान ले। पहले हम मिल जाएं, फिर हम PSP को भी मना सकते हैं, हम महाजिर कौमी मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं साथ खड़ा कर सकते हैं, और फिर बाकी जमातों के साथ मिल के भी ओन कर मुश्तरका मिल्कियत देनी होगी। 3-3.5 करोड़ का शहर है, कम गिना गया है, गैर आइनी कोटा सिस्टम है, बाकी डोमिसाइल को मिलता है, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है इस शहर में। फिर पानी पर फसादात की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि 65 करोड़ गैलन पानी 7 साल में आ जाना था। 2008 से 2014 में ये पानी आ जाता, 2022 हो गया, ये पानी नहीं आया। एक उम्मीद अगर लोगों को दे कि ये कमीशन बना और ये पानी 4 साल में आएगा, तो शायद ये फसादात रोक सके। वरना फ़ारूक भाई, आपने मतलब चलें गुफ्तगू का हम इस पे इख्तिताम करते हैं, लेकिन आखिरी सवाल आपसे मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा। आपने तस्करा किया कि वे फॉरवर्ड जो है वो यूथ है, ठीक है, और मैं बहुत सारी यूथ जो आपके साथ है वो जानता भी हूँ। तो मुझे ये बताएँ कि एक पास रहा है कि किस तरीके से सियासी जमातें यूथ को लेके चला करती हैं। हमने वो भी देखा था कि जब शहर में सफाइयाँ होती थी, फिर हमने ये भी देखा कि यूथ को सिर्फ झंडे डंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लिप चल गया, जी हाँ, वो चल गई, जिसमें साफ डायरेक्शन दी गई थी कि मैं कहूँगा यूथ को कि वो फला झंडे उतारें, ढिमका झंडे उतारें।
अभी भी वही यही डगर रहनी है। मेरे ख्याल में मेरा अब की यूथ जो है वो पढ़ी लिखी भी है, वो मुनहरिफ भी हुई है और वो नहीं चाहते ये सारे काम करना। तो हो सकता है कि मैं डिविएट कर गया हूँ टॉपिक से, लेकिन क्योंकि शहर के बासी हैं और हम सब इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आज की यूथ अगर चाहे आना तो क्या उसको यही 4 काम करने होंगे? झंडे, डंडे, लाठी, मार कुटाई। देखिए मेरे ये जो मेहमान हैं ये भी मेरी तस्दीक करेंगे कि यही तो मसला है कि नौजवानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि झंडे उतारने के लिए या झंडे लगाने के लिए, स्टेज सजाने के लिए, जलसे तैयार करने और नारे लगाने। और फिर जिन्होंने सबसे ज़्यादा यूथ की एम्पावरमेंट की बात की, उन्होंने सोशल मीडिया पे उनसे काम ले लिया, लेकिन इंतखाबात में उनको उतनी सीट नहीं दी। इसीलिए मैंने कैटेगरिकली कैमरे के सामने पब्लिकली अपने आप को कमिट करता हूँ कि मैं आज़ाद और गैर जानिबदार एक ग्रुप बना के अगर इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह तो शहर की नौजवानों की अक्सरियत मेरे साथ होगी, क्योंकि मेरे तंजीमी ढांचे में भी 65% नौजवान होंगे, 35 साल से कम उम्र के जवान नौजवान, और बल्दियाती जो उम्मीदवार होंगे यूसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन, एक बेटा एक बेटी होंगे और वो भी नौजवान और नौजवान होंगे। मेयर इंशाल्लाह 35 साल से कम उम्र का नौजवान या 35 साल से कम उम्र की मेरी एक बेटी होगी और डेप्यूटी मेयर बेटी होगी या बेटा होगा। तो अगर ये कमिट हम कर दें, खालिद मकबूल भाई करें कमिट, आएँ, मुस्तफ़ा कमाल कमिट करें, आफाक अहमद करें, हाफिज़ नईम उर रहमान कमिट करें, ये हम सब इस उम्र में भी मेयर बनना चाहते हैं, हम इस उम्र में भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें हम ही करेंगे, नहीं हो सकता। हमारे पास विज़न है, हमारे बच्चों के पास इनोवेशन है, हमें उस विजन और इनोवेशन को मिला। तो 35 से 40 का ब्रैकेट कर देना मुझसे। मैं हट रहा हूँ। मैंने अभी डेडलाइन नहीं दी, बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत रद्दो बदल उन्होंने बताया ना कि आपने क्या कहा था, उसको क्या कहते हैं वो कि उधर से हट जाओ उस जगह से। तौरिया तो तौरिया कर सकते हैं आपके बस से। ठीक है डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ होगा, लेकिन मैं तो वैसे ही हंस रहा है मजाक में। ठीक डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर साहब फिर ऑन अ सीरियस नोट इस शहर के लिए हमें सोचना है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की अगर मैं कहूँ कि बैकबोन है ये सिटी, तो गलत नहीं है, कमापुत शहर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके काम करते हैं। और अगेन प्लीज़ कराची के लिए सोचें, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर, बहुत सारे लोगों को समोया हुआ है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद है, नाखा भी मौजूद है और हमारा किचन भी मौजूद है। सो क्या बना है, ब्रेक से वापस आते हैं, शेफ सोबिया से हम जानेंगे और क्विकली ब्रेक लेते हैं। और एक योगी भी होंगे, योगा एक्सपर्ट होंगे, रमज़ान में कैसे आपने योगा करना है ये भी आपको बताएंगे, बट ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा रुक करेंगे रमज़ान स्पेशल के हवाले से, जो हमारा किचन सजा हुआ है। इस किचन में मौजूद हैं मेरे साथी एंकर फैसल और इसके साथ ही साथ शेफ़ सोबिया। सो फैसल बताएं, सोबिया ने जो वो चरगा स्टिक्स बनानी थी वो बन गई है? जी बिल्कुल बन गई। प्रोसेस है और ये आखिरी जो है सिर्फ रह गई है और ये हमने आखिरी स्टिक भी फ्राई हो गई हैं और ये हमारी चरगा स्टिक्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो आइडिया और कॉन्सेप्ट यही होता है महक कि क्योंकि इफ्तार में या सहरी में आपके पास लिमिटेड बड़ा टाइम होता है, अब आप गार्निश भी शुरू कर दें। ठीक है, मैं इसको गार्निश करूंगी लेमन से। गार्निशिंग बड़ी ज़रूरी होती है ना फ्राइड चीज़ों की, और वो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है आई थिंक लोग पहले देखेंगे फिर खाएंगे। एग्जैक्टली, तो टेम्पटिंग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो फैसल आज आपने एक डिश सीख ली है। टेम्पटिंग होना चाहिए, मैं क्या बताऊँ कितनी टेम्पटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी तो सोबिया मैं चाहूँगा कि जैसे आप गार्निश कर रही हैं, लेट्स रिपीट कि क्या क्या आपने इसमें। ठीक है, हमने चिकन ले लिया था हाफ kg, उसमें हमने चिली पाउडर ले लिया था, धनिया जीरा पाउडर ले लिया था, हमने ऑरेंज या रेड फूड कलर ले लिया था ताकि उसका जो है एक चरगा वाला लुक आ जाए, फ्लेवर आए। हमने गरम मसाला ले लिया था, हमने दही ले लिया था 4 टेबलस्पून, हमने 1 लेमन लिया, 1 एग लिया, 4 टेबलस्पून ऑफ मैदा, 4 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड सॉल्ट। ये सब की हमने मैरिनेशन कर ली, हमने स्क्यूअर्स में डालकर इसको डीप फ्राई कर लिया एंड इट्स रेडी। और ये स्टिक्स भी आप अपने घर में रखें ना, ये इजीली मिल भी जाती हैं आपकी। इसको बस हम लास्टली जो है चाट मसाला से थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे
क्योंकि चरगा विदाउट चाट मसाला एंड लेमन फॉर मी इज इनकम्प्लीट। चलें जबरदस्त, ये हो गया, ये हो गया हमारा चरगा स्टिक रेडी। चरगा स्टिक्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। और जैसे कि अच्छा ये जैसे गार्निश होता है ना, मैं आपने वो देखा है वो जो करते हैं इस तरह, हम फाइनली ऐसे करते हैं। ये कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, टर्की से हो गया है ना, तो वो सॉल्ट भी हाँ सॉल्ट भी। तो ये हो गई गार्निश, तो ये होगा हमारे चरगा स्टिक्स तैयार। फैसल आज आपने एक डिश सीख ली है ना, हम उम्मीद करेंगे आप भाभी को और अम्मा को बना के खिलाएंगे। अच्छा तो यहाँ तो यही, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं देखिए भी रमजान में जरूरी है कि खवातीन सारा दिन किचन में रहती हैं, इफ्तारी सहरी बनाती हैं, मर्द हजरात भी जाएं और कहें बेगम या अम्मा या बहन आज आप रेस्ट करें, आज हम बनाएंगे, आज अच्छा। हमारा दिन है, आज हमने बनाना है, आज हमने इफ्तारी या सहरी बनानी है। ये भी महक ने बहुत अच्छी बात की, जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि महक का किचन से कितना गहरा ताल्लुक है कि खातीन सारा दिन किचन में रहती हैं, सारा दिन सहरी इफ्तार बनाती हैं। तो महक इसका भी बहुत शुक्रिया। और वैसे सोविया मुझे ये बताएं कि कितने देर में, कितने अरसे में बन गया? बिकॉज होता क्या है कि लिमिटेड टाइम होता है, बिल्कुल भी पूरा दिन नहीं रहते किचन में, बिल्कुल नहीं रहते, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बिल्कुल नहीं रहते। तो एक होता है ना लिमिटेड टाइम में हम फास्ट फूड बना लेते जो कि इतना बेहतर नहीं होता, लेकिन लिमिटेड टाइम में हम ऐसा भी खाना बना सकते हैं कि जो हमारी हेल्दी भी हो। और मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा आप करें। अच्छा, बेसिकली ये जो हमने स्टिक्स बनाई है, अगर हम टाइम मेजरमेंट करें इसको विदाउट मैरिनेशन, तो ये 15 to 18 मिनट्स में रेडी है ये, ठीक है। और अगर आप इसका फ्लेवर देखेंगे तो इतना कोई खास फ्लेवर में फ़र्क है नहीं। और अगर आप मैं प्रेफर करती हूँ, मैं इफ्तार के बाद आफ्टर इशा शाही तरावी के बाद थोड़ी प्रेप कर लूँ इफ्तारी की, ठीक है, क्योंकि फिर अगर हमारे पास सारी मैरिनेशन रेडी होती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी जो नमाज वगैरह में भी खलल नहीं पड़ती और हम इबादत के साथ अच्छा दस्तरखान भी रेडी कर लेते हैं। और ये जो इबादत बहुत ज़रूरी है, तो बेसिकली ये बहुत लाइट है। और मतलब जो चरगा है अगर आप वो देखें तो वो लेता है 45 मिनट्स टू कुक, और वही फ्लेवर हम 15 मिनट में बना रहे हैं। और फिर वही ना, वो चरगा आपसे पूरा खाया भी नहीं जाता। मैं अपनी बात कर रही हूँ फैसल कि चरगा आपसे पूरा नहीं खाया जाता, फिर वो अगर नहीं खाया जा रहा तो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा सुबह इसके साथ सूटेबल ड्रिंक कौन सी हो सकती है? अच्छा, इसके साथ सूटेबल ड्रिंक हम लोग जो हैं, यू कैन सर्व लस्सी एनी काइंड ऑफ। हम लोग ने न्यूट्रेला लस्सीज बनाई हैं, बेसिकली, ठीक है। आप योगर्ट ले लें, आपने उसमें मिल्क डाला, हाफ कप योगर्ट लिया, हाफ कप मिल्क लिया, आपने न्यूट्रेला डाल दिया, उसमें थोड़ा सा मिंट डाल दिया और उसको ब्लेंड कर लिया विद लॉट्स ऑफ आइस, तो आपका एक हेल्दी इफ्तार रेडी है मेरे हिसाब से। और इसके साथ कोई फ्रेश लेमनेड भी जो है वो भी बड़ा जबरदस्त। और कोको कोला भी ले सकते हैं भाई आप, ठंडी ठार कोको कोला लें, कोक से बेहतर ड्रिंक तो कोई है ही नहीं ना। और इसके साथ साथ ये ज़बरदस्त सी डिश जो कि शेफ़ सोविया ने बनाई है, इट इज़ मेड इन डालडा, के जिसका बरसों का एतमाद का साथ है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वैरायटी ऑफ रेंज है, ऑलिव ऑयल भी है और वनस्पति भी है। सो सोविया, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त डिश बनाई, और जब इसका वक्त होगा तो उसके साथ भरपूर इंसाफ किया जाएगा। महक, ओवर टू यू। इंसाफ किया जाएगा यानी कि खाया जाएगा। तो जनाब, खाने में एतदाल रखें, अपनी ज़िंदगी में एतदाल रखें। रमज़ान का हमेशा से पैगाम यही है कि ख़ुद एहतसाबी करें। दूसरों के हवाले से जब मैं बात करती हूँ ना, तो मतलब अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, वो चाहे आप किसी भी तबका फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है। तो अगर हम ज़िम्मेदार की बात करें तो कराची एक वो शहर है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, यानी कि अपने घरों को चला रहे हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। कराची में हम आपको बताएं कि कराची में ये जो बसेस चलती हैं, सिंध सरकार की 250 बसें ख्वाबो ख्याल बनकर रह गई हैं। वज़ीर आला सिंध से लेकर सूबाई वज़रा तक की जानिब से दी जाने वाली तारीखों को अब आवाम ने भी संजीदा लेना छोड़ दिया है। दिल जले शहरी जियाली सरकार को विफाकी हुकूमत की ग्रीन लाइन से सबक सीखने का मशवरा दे रहे हैं। अब किसी वादे पे एतमाद नहीं है, किसी बात का यकीन नहीं है। रिजवान आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। 31 जनवरी 2022 उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। पहला ट्रांच है 50 बसेस का, वो 31 जनवरी के आसपास इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएगा। हम लोग 250 बसेस लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह 31 जनवरी को पहला ट्रांच इसका डिलीवर हो जाएगा कराची की सड़कों पर। फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। 3 माह के अरसे में आपको रोड पे नजर आए। देखिए, सिर्फ 100 बसों की बात नहीं, दिसंबर में आपको यहाँ पे जो सिटी बस सर्विस है कराची में वो नजर आएगी। ऑरेंज लाइन, जिसका नाम ईदी लाइन रखा गया था, उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है। जब ग्रीन लाइन कंप्लीट होगी तो ऑरेंज ईदी लाइन का भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
वो सिंध हुकूमत ही क्या जिसके मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हो जाएं और वादे वफा हो जाएं। साई सरकार ने 31 जनवरी तक कराची के लिए जिन 250 बसों में से 50 बसें लाने का वादा किया था वो माजी की तरह इस बार भी पूरा नहीं हो सका है और अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नई बसों के लिए फिर नई तारीख दे डाली है। जिस बस को जनवरी 31 की मैंने डेडलाइन खुद दी थी, मैं आज भी उसको ऑन करता हूँ। कुछ चीज़ों की वजह से इल्तफा का शिकार हुई, इंशाल्लाह एंड ऑफ अप्रैल वो बसेज आ जाएंगी। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। देर सवेर कभी कभार हो जाती है, जिसके लिए चलें। अगर आप खुश होते हैं इससे तो मैं माजरत खाऊँ। तारीख पर तारीख देने के बावजूद बसें न आने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद बढ़ती जा रही है, जिस पर सूबाई हुकूमत चीन में मौजूद इन बसों की वीडियो दिखाकर और वजाहतें देकर अवाम को बहला रही है। टाइमली आना था वो, लेकिन वो चाइनीज़ न्यू ईयर आ जाता है, चीते का साल शुरू हुआ है। वो चीते की रफ्तार तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन चाइनीज़ ने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर ली उसकी वजह से तो वो कुछ डिले हो गई है। लेकिन उन्होंने डेट तो एक दी है, लेकिन मैं वो डेट देना नहीं चाहूँगा। जब आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो 250 बसेज आएंगी। सिंध हुकूमत की वादा खिलाफी पर अवाम की राय जानने के लिए हम दिहाइयों पुराने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ही कराची की खाक छानने निकले तो टूटी फूटी सड़कों पर दौड़ती खटारा बसों के मुसाफिरों के चेहरों पर सिवाय मायूसी के कुछ नहीं था। 13-14 साल से यही बोल रहे हैं कि आ जाएंगी बसें, 50 आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी। बसें ये काम नहीं कर सकते हैं, कराची में ये काम नहीं कर सकते। कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकते। कुछ तवक्को नहीं है, क्या तवक्को करेंगे। जो टकरे मार रहे हो हम लोगों को तो पता है। बस यही हम लोगों ने धक्के खाने हैं और क्या करना, और कुछ कह नहीं सकते। गज़ब किया जो तेरे वादे पर एतबार किया। लोगों ने नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब की नई बसें चलाने के वादों को अब संजीदा लेना भी छोड़ दिया है। इन ज़ायदुल मियाद बसों के बाद शहरियों के लिए सफ़र का दूसरा सस्ता वसीला चिंगची रिक्शा है, जिनके मुसाफिर भी सिंध हुकूमत से नाउमीद हो चुके हैं। इनसे कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है। कहें तो वहाँ या सुनवाई हो, इनसे कोई सुनवाई की उम्मीद ही नहीं है, तो कहें किसको। उनकी जिम्मेदारी उनको करना चाहिए सब कुछ। बस आवाम को पागल ही बनाते रहते हैं वो लोग, तो उनके पास तो और कोई काम है भी नहीं, लूटते रहते हैं आवाम को बस। ट्रांसपोर्ट का तो निज़ाम ऐसा 1960 की बसें चल रही हैं अब तक। वो भाई बसें बदल दो, दौर बदल गया है, नई तब्दीली ले आएंगे। तब्दीली वो भाई तब्दीली एक बस लाए ना, और ये वाली बसें भी हटाओ। 60 नंबर 4 के 2 के जगह जगह उनके ब्रेक नहीं होते। जब देखो हवाई दिन बेचारे जितने भी मुसाफिर मर जाते हैं, बेचारे अपने घर जा रहे हैं। सिंध में 13 साल से इक़्तिदार पर बरजमान पीपल्स पार्टी कराची को ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो दूर एक नई बस भी नहीं दे सकी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस ट्रैक पर रवा दवा है। और इसके मुसाफिर सिंध हुकूमत को वफाक से सीखने का मशवरा दे रहे हैं। हुकूमत सिंध क्या लेकर आएगी, वो तो बस ऐसे ही बातें ही करती रहती है। ये तो अच्छा हुआ ये आ गई, वरना हम तो जेब कतरों वाली गाड़ियों में घूमते रहते हैं हम तो। सिंध हुकूमत ने कौन सा कारनामा कर दिया और वो कौन सी बसें हैं, कौन से मुल्क में चल रही हैं, कौन सी ऐसी जगह है, क्या खलाओं में चल रही हैं, अंटार्कटिका में चल रही हैं, कौन सी जगह चल रही है जो आवाम को अब तक नज़र नहीं आई। औरंगी टाउन में इनका एक जो है वो ऑरेंज लाइन का मंसूबा चलने वाला था। छोटा सा वो मंसूबा है, लेकिन उसको बनाने में भी 6 साल हो चुके हैं, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये ग्रीन लाइन देख लें जो कि इतनी लंबी थी, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह से चल रही है। कराची वाले ग्रीन लाइन बस सर्विस को शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए वफाकी हुकूमत का तोहफा करार देते हैं, लेकिन नई बसें लाने के लिए सिंध हुकूमत की दी गई तारीखों को अब खातिर में नहीं ला रहे हैं और न ही अब जुबानी जमा खर्च पर यकीन करने को तैयार है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी फैसल यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब फैसल कहाँ पर चले गए हैं? फैसल से जानती हूँ मैं, फैसल कहाँ पर मौजूद है? आप किचन तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी आप मौजूद है कहाँ, यहाँ पर क्यों नहीं है? जैसे कि आपने बताया कि किचन बंद हो चुका है और चरखा स्टिक्स जो हैं वो तो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन देखें खाने से पहले बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। अब सवाल ये होता है कि रमज़ान में खाने से पहले करें एक्सरसाइज, खाने के बाद करें, सहरी से पहले के सहरी के बाद, इफ्तार से पहले के इफ्तार के बाद। तो
अब हम यही तमाम तर जो मसला है ये रखते हैं राहत के पास। योगी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, अल्लाह का खैरियत है, फर्स्ट क्लास जी। कैसा मंजर बनाया हुआ हो क्या बात है, ठंडी हवा चल रही है, साफ ताज़ा हवा, ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन आ रही है। अच्छा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जहन में होती हैं, ख़ासतौर के रमज़ान से रिलेटेड कि जी ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम ना सिर्फ नेकियां कमा सकते हैं बल्कि अपने आप को फिट रखने का आगाज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मसल बिल्डिंग, रनिंग, वॉक, जॉग करते हैं। ये योगा रमज़ान में कितना अहम है, कैसे किया जाए और क्या क्या किया जाए, ज़रा बताएं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। और आप सबको भी सुबह सुबह का सलाम। और यकीनन आप तैयारियों में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये बताते चलें कि वो वक्त सबसे बेहतर है जब आप ज़रा थोड़ा खाली पेट होते हैं। और एक्सरसाइज के लिए खाली पेट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने स्ट्रेचेस करने, और आप भी जानते हैं कि ये वक्त बड़ा मुनासिब है, उसके बाद फिर सैरी होनी है। बिल्कुल तमाम है खुली फ़ज़ा में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे खिड़कियाँ खुली हों और हवा ताज़ा आ रही हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज कोई भी हो, लेकिन जब योग किया जाता है तो योग में हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी मूवमेंट जब ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज की जाए, मिलाई जाए, मिलाप किया जाए, तो वो योग के आसन बनते हैं। मैं चाहूँगा कि आज बजाय इसके कि आप ये सोचें कि उफ पहले ही हमारे लिए इतने काम है तो हम एक और बढ़ा रहे नहीं, कि ऐसा नहीं, आइडियल वक्त है। और इस आइडियल वक्त में आपको जो करना चाहिए योगा में, कोई बहुत ही टफ या कोई एक्सरसाइज, चैलेंजिंग एक्सरसाइज मत करें, बल्कि जो एक्सरसाइज आप करते हैं उसको ज़रा ओपन करने के लिए, उसको ज़रा तो और रवा करने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत लाइट एक्सरसाइज बताता हूँ, आप देखिएगा, कीजिएगा नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त पूरी फॉर्म में हूँ, मैंने थोड़ा स्ट्रेच भी कर लिया है और आपने स्ट्रेच नहीं किया हुआ है। चलिए, तो आप के बगैर नहीं करना। ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू सो मच जनाब। मैं इस तमाम तर पुरफ़ज़ा मुकाम पे अकेला तन्हा हूँ, तो अब मुझे इख्तियार है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और आप हमेशा इसको करते रहें। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेचेस सिखा रहा हूँ। ये बहुत लाइट स्ट्रेचेस हैं और इसके लिए आपको आराम से खड़ा होना है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जैसे कि मैं एकदम पुरसुकून जगह पे हूँ, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लें आराम से और अब स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेचिंग के लिए जैसे परिंदे अंगड़ाई लेते हैं ना, ऐसे अपने हाथ को हल्का सा ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें। आप हाथों को ऊपर ले जाएं, आप थोड़ा बहुत जितना ले जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें और ये स्ट्रेच आपके लिए काफ़ी है। वाह, गहरी सांस के साथ हल्का सा ये स्ट्रेच आपको और ज़्यादा निखारेगा, संवारेगा। ये देखिए मेरे पास जैसे जैसे गुंजाइश बढ़ती जाएगी, मैं अपने हाथों को और भी ऊपर ले जा सकता हूँ और फ़ज़ा में ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जा सकता हूँ। लेकिन ये स्ट्रेच करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने हाथों को हल्के हल्के नीचे लाऊँ, ताकि जो अंगड़ाई मैंने लेनी थी, जिस्म को अपने आप को तैयार करना था, वो मैंने तैयार कर लिया। आइए अब आपको एक सिंपल एक्सरसाइज सिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। ये एक्सरसाइज आपकी कमर के लिए अच्छी है, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है रात भर इबादतें भी हैं, तरावी है, एक्स्ट्रा इबादतें हमारी हैं, इसके साथ साथ नींद में डिस्टर्बेंस होती है। तो उमूमन देखा गया है कि जब लोग उठते हैं तो कहते हैं कमर में दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सीधे हाथ को सीधे साइड पे रखा, उल्टे हाथ को उठाएं, इनहेल करें, सॉफ्टली हल्का सा स्ट्रेच कर दें, लाइट। अब इसमें अगर आपको लगता है कि आप बहुत अनबैलेंस हो रहे हैं तो थोड़ा सा पैरों को खोल सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, स्ट्रेच भी करें, अपने आप को पुरसुकून भी रखें और कोशिश करें कि बॉडी को खोलें थोड़ा सा। पैर खुले हुए हैं, आपकी साइड से आप बैंड किया हुआ है, कमर पे एक हाथ है और दूसरा हाथ स्ट्रेच करने में आपकी मदद कर रहा है, स्ट्रेच करने में आपकी मदद कर रहा है। मेरा तमाम फोकस अपनी ब्रीदिंग पे है और ब्रीदिंग पे फोकस करने के बाद कम से कम 5 से 10 गहरी सांसें या मुनासिब सांसें लेने के बाद आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी 10 सांसों का पैमाना रखा, हाथों को दोबारा मैंने नीचे किया, देखें। अब इसका बरक्स जाऊँगा तो ये हाथ मेरा उल्टा हाथ उल्टी कमर पे, साइड पे, सीधा हाथ को इनहेल करते हुए उठाया और स्ट्रेच करते हुए अपने आप को बेंड कर दिया। सर को अगर आप ऊपर की तरफ कर लें तो ये स्ट्रेच और बेहतर हो जाएगा। 1, मैं अपनी जो सांसें हैं उनको ही गिन रहा हूं। एंड रिलैक्स, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा आप 2-3 दफ़ा कर लीजिए,
उमन जो आपको सोते में डिस्कम्फर्ट हुई है वो सही हो जाएगी। अब क्योंकि अगर मैं 10-10 सांसों पे काम करूँगा तो वक्त बहुत होगा और मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगा, तो अब मैं काउंटिंग से आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप जल्दी इसको सीख सकें। लेकिन जब आप करें तो अपनी सांसों के हिसाब से कीजिएगा। 10 सांसें या 15 सांस आपको इसमें आसन में एक तरफ लेनी है। गहरी सांस लीजिए, और क्योंकि हम खुली फ़ज़ा में हैं हम हाथ को खोल भी सकते हैं, तो ज़रा इनहेल करते हुए हाथ खोलिए और एक्सेल करते हुए इसी पुरफ़ज़ा माहौल में अपने आप को घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सांस लेते हुए फिर वापस आइए और एक्सेल करते हुए फिर वापस चले जाइए दूसरी सिमत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। क्योंकि अभी रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और कुछ अंधेरा है, तो बैलेंसिंग के पोज हम नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग के पोज जब भी हम करते हैं तो रोशनी इतनी होनी चाहिए कि हम बैलेंस करें, वरना ये हालत हमारी ये हो जाएगी। हमें रहना बिल्कुल इस तरह है। तो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है और वैसे भी अंधेरा इंसान को लड़खड़ा देता है, कहीं ना कहीं हम मंजिल से दूर हो जाते हैं, तो रोशनी होनी चाहिए जब सिमत में हम कहीं चल रहे हों। तो आसन हम बैलेंसिंग के नहीं कर रहे, लेकिन हम बहुत लाइट बैलेंसिंग का आसन ये कर सकते हैं कि हमने अपने एक पैर पे अपना वज़न दिया, दूसरे पैर के अंगूठे को ज़मीन पे रख के उसकी हील को हमने अपने पैर के साथ रखा और कुछ देर हम रुक गए। ये सिंपल स्ट्रेच है। ये देखें, अगर मैं पैर उठा लेता हूँ तो शायद मुझे बैलेंस आउट होगा, लेकिन आप गौर करें तो मेरा अंगूठा जो है पैर का वो ज़मीन पे है और हील जो है वो मैंने इस तरह पैर के साथ लगाई है। हाथ मेरे सीधे हैं, थोड़ा सा रुका, वही मैंने 10 तक की गिनती गिनी। ये आपको ना ज़्यादा फोकस कर देगा, ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। और इसके बाद आप इसको चेंज कर दीजिए। बहुत सिंपल, बहुत लाइट एक्सरसाइज है। आपने देखा कि मैंने कोई ख़ास एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए अपनी जिस्म को मूवमेंट में ज़रूर रख रहा हूँ, हरकत में ज़रूर रख रहा हूँ। अब क्योंकि मैं गिन नहीं रहा और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मैं अंदाज़ा करूँगा कि क्या 10 की गिनती मेरी मुकम्मल हो जाएगी इस दौरान तकरीबन। जनाब, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा स्ट्रेच जो आप खड़े होकर कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है ऐसी पुरफ़ज़ा मकाम पे कौन इतनी देर तक खड़ा रहेगा, तो कुछ बैठ जाते हैं और बैठ के बड़ी प्यारी सी एक एक्सरसाइज करते हैं, मज़ा आ जाएगा। और ये ऐसी पुरफ़ज़ा मकाम में तो आराम से बैठना भी चाहिए। कभी वक्त मिला करें तो गार्डन आया कीजिए, और गार्डन जब आप परिंदे आपको मिलेंगे, आपको पौधे मिलेंगे, तो इनसे ज़रा मिला कीजिए। ये भी गुफ्तगू करते हैं और इनको भी इंतज़ार होता है कि कोई आए और इनसे बात करें। चलिए जी, यहाँ बैठ के अब हम स्ट्रेच करेंगे, और ये मज़े का स्ट्रेच है। उमूमन जो स्ट्रेच हम शुरू करते हैं अपने राइट साइड पे करते हैं, राइट साइड से ही शुरू करते हैं। तो हमने लेफ़्ट हाथ को इस तरह स्ट्रेच किया और राइट को थोड़ा सा बेंड कर दिया इस तरह। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हमने 5 तक किया, इसी को हम दोबारा दोहरा लेते हैं ताकि हमारा वक्त ज़रा थोड़ा सा बच जाए। और हमने यहाँ से 1 2 3 4 और 5 कर लिया। लाइट स्ट्रेच किया है, कोई जल्दी नहीं किया, आराम से बस ये स्ट्रेच आज कर लीजिए। फिर वक्त मिला तो आपको कुछ और सिखाएंगे, लेकिन अपनी आंखें बंद करके जब एंड करें तो यहाँ पे रिलैक्सिंग में एंड कीजिएगा आराम से। बस इसी पे हम अपना इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे देखा और आपने समझा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ। वक्त मिले तो आप भी कीजिएगा। सहयोगी वजाहत हमारे साथ मौजूद थे, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्ट्रेच करें, गार्डन में जाएं। मुझे एक पुरफ़ज़ा मकाम होता है ना, और खुली वाली जो हवा होती है उसमें अपने आप को रखें कुछ देर के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। अभी एक क्विकली ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है ही। तो मुफ्ती साहब से हम आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से ये करना चाहूँगा कि यकीनन हमारा जो ये पाक महीना है, मुबारक महीना है, इसका हर दिन, इसका हर लम्हा, हर साथ जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आज जो हमने गुफ्तगू की कि वो फ़ेल के जो हराम है
उनसे बचा जाए, और उनमें सबसे अव्वल झूठ है, और झूठ की फिर मुख्तलिफ शाखें हैं। मैं चाहूँगा इस पे अपने आप इख्तितामी जो है कलमात उनसे नवाजें, ताकि फिर हम नात की तरफ रुख करें। जी देखिए, झूठ आपने स्टार्ट में झूठ के ऊपर बात की। झूठ जो है वो सबसे पहला एक दर्जा है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके बाद बुराइयों के दरवाजे खुल जाते हैं। सही। और उसके बाद फिर जो है वो जब बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं, आप देखते होंगे, और हमारा जो है सियासत के मौजू पर भी बात हमारी हुई कि आप देखें कि वो किस कदर गुस्से में भी आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद फिर मज़ीद झूठ बोलते हैं। अच्छा, फिर उनकी कोशिश ये होती है कि मैं इस कदर झूठ बोलूँ कि सच लगने लगे, सच का गुमान हो। फ़िरौन का जो वज़ीर था ना, हामान, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से फ़िरौन कायल होने वाला था, लेकिन उसने गुमराह किया और इस कदर झूठ बोला, इस कदर झूठ बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम यूँ ऐसे कह रहे हैं, इसकी तरदीद ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। उसकी वजह से फ़िरौन मुसलमान नहीं हो सका। इस कदर झूठ बोलो कि झूठ सच लगने लगे, ये उसी की पॉलिसी है और वहीं से चला आ रहा है ये सिलसिला। और ये सब सिलसिला जो है ये जारी और सारी है। अब इस पर क्या होता है कि गुस्से में आने के बाद फिर वो बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। शैतान जो है फिर अपने हाथ में, हदीस पाक के अंदर है कि गेंद की तरह उछालता है, जिसको गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद फिर वो जो है उठाकर उसको ऐसे ही जहन्नम में फेंक देता है। और फिर जो है वो झूठ उसकी जो है उसकी, क्योंकि इब्तिदा होती है, और जिस चीज़ की बुनियादी झूठ पर हो उसका कोई ना सर होता ना पैर होता है। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद बुराइयों के दरवाजे ऐसे खुलते हैं। आप देख लीजिए कि वो यानी नशा भी करेगा, वो इल्ज़ाम तराशी भी करेगा, बहतान भी लगाएगा वो, और वो सब कुछ कर लेगा। और अगर झूठ नहीं बोलेगा तो सारी बुराइयों से बच जाएगा, क्योंकि झूठ जो है वो दरवाज़ा खोल देता है। गोया कि आप दरवाज़ा खोल के जो है कचरे में दाखिल हो गए, जहन्नम में दाखिल हो गए। और लोग जो है बहाने भी तो गढ़ते हैं ना जी, कि चले झूठ का बहाना गढ़ा है, गुस्सा आने का भी बहाना इसलिए ऐसा गढ़ा जाता है इस महीने में कि जी रोज़ा है, गर्मी है, भूख लग रही तो गुस्सा आ गया। ये तो बहाने बनाने वाली बात है ना। रोज़ा भी नहीं है वो, अगर इस तरह की बातें हैं तो रोज़ा भी नहीं है। देखिए, आपको मोहब्बत जिस चीज़ से होती है ना, जिस चीज़ से आपको मोहब्बत होती है, अगर वो चीज़ आपसे छीन ली जाए तो गुस्से का सबब ही यही है। सही बात, गुस्से का सबब ही यही है। अब आप देखें ये कि आपको मोहब्बत किस चीज़ से, क्या खाने पीने से? जिसका रोज़ा नहीं उसको देख रहे हैं, मैं भी खाता, मुझे तंग मत करो, अभी मैं ना चाय पी सकता हूँ, ना खाना खा सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो। अरे भाई, इसका मतलब आपसे वो जो छीना गया है ना, क्योंकि गुस्से की इब्तिदा ही उस चीज़ से होती है कि जो आपकी महबूब शय है उसे छीन लिया जाए तो गुस्सा आपको आता है। अंदर का जो शोला है, शरारा जो है, वो आपका जोश मारता है। गुस्से की तारीफ़ ही यही है। तो अब जाहिर है कि आपकी मोहब्बत तो अल्लाह उसके रसूल से ना हुई ना, आपकी मोहब्बत रमज़ान शरीफ से ना हुई, रोज़े से ना हुई, मकसद अल्लाह को राज़ी करने से ना हुई, तो फिर आपको भूख से भी गुस्सा आएगा, आपको खाना ना खाने से भी गुस्सा आएगा। कभी बात मत करो, रोज़ा खोलने के बाद बात करना, मेरा दिमाग अपनी जगह पर आएगा रोज़ा खोलने के बाद। रोज़ा खोलने से पहले मेरा दिमाग अपनी जगह पे नहीं होता, तो ये रोज़ा तो नहीं हुआ। फिर ये तो बहुत बड़ा फाका कशी वाला मामला हो गया, शैतान को खुश करने वाला मामला हो गया। और मुफ्ती साहब अगेन वही कि वो कहते हैं ना, जिसकी जो झूठ बोलता है ना तो उसकी दुनिया है ना आखिरत है। खुदारा अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दे। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया आपका। सफदर हमारे साथ मौजूद। सफदर, मैं चाहूँगी कि इख्तिताम में आप खूबसूरत सी नाती कलाम पेश करें। इख्तिताम में मैं भी आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, समा टीवी का और तमाम उन वसीलों का जिनके ज़रिए मैं इस महफिल तक पहुँचा। आखिर में जिस नात का मुझे हुक्म हुआ था, बस उसके जितने अशार सुना सका आपकी समातों की नज़र। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात
उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता और रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे। फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। बतौर खास शेर साहब देखिएगा। या उतरता मैं किसी नात का मिसरा बनकर, या उतरता मैं किसी नात का मिसरा बनकर, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया